हेलो फ्रेंड्स, बायो एस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैन्योर्स यानी कि खाद। देखिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न एग्रीकल्चर से पहले हमारे पास क्या था? जमीन थी, मिट्टी थी, और उस मिट्टी को सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी उपजाऊ रखने का राज था प्रकृति का अपना फर्टिलाइजर मैन्योर। तो आज हम खेती के इसी बुनियादी अंश के बारे में डिटेल में समझेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो। जी सर, आज के इस लेक्चर में हम इन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे। सबसे पहले मैन्योर क्या है, उसके बाद बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स और ग्रीन मैन्योरिंग को विस्तार से समझेंगे। फिर हम कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स पर चर्चा करेंगे और आखिर में इस पूरे टॉपिक का आपसे एग्जाम के लिए आपसे जो बिग टेक अवे है उस पर बात करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जब हम एग्रीकल्चर में मैन्योर की बात करते हैं तो हम सिर्फ पशुओं के गोबर या वेस्ट की बात नहीं कर रहे होते। इसका अस्तित्व और इसका कॉन्सेप्ट इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसकी आपको डेफिनेशन नोट करनी है। Manure is defined as organic materials derived from animal, human, and plant residues which contain plant nutrients in complex organic forms. ये nutrients decomposition के बाद ही रिलीज होते हैं। हाँ, और यहाँ दो शब्द बहुत जरूरी हैं। एक है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म्स और दूसरा है डिकम्पोजिशन। इसका मतलब ये हुआ कि मैन्योर में जो पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बंधे हुए रूप में होते हैं। वो केमिकल फर्टिलाइजर की तरह नहीं है कि पानी में घुल गए और पौधे ने तुरंत ले लिए। यहाँ मिट्टी के जो जीवाणु हैं, आपको आगे पढ़ाएंगे हम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो पहले इस मैन्योर को सड़ाते गलाते हैं यानी डिकम्पोज करते हैं और फिर धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स को आज़ाद करते हैं। इसीलिए मैन्योर को स्लो रिलीज फर्टिलाइजर भी कहते हैं। और इसके सोर्सेज अनेकों हैं। हम बात कर रहे हैं पशुओं के गोबर मूत्र से बने, आपको पढ़ाएंगे हम, फार्मयार्ड मैन्योर, फिर मुर्गियों की बीज से बनी पोल्ट्री लिटर, कारखानों से निकले बाय प्रोडक्ट्स जैसे कि तेल निकालने के बाद बची हुई खाल जिसे हम ऑयल केक्स कहते हैं, यहां तक कि फसलों के अवशेष जैसे गन्ने की सूखी पत्तियां, ये सब मैन्योर का ही रूप है। ये एक पूरा नेचुरल साइकिल है। जी, इन सभी सोर्सेज को समझने के लिए हम मैन्योर्स को मुख्य रूप से दो कैटेगरीज में बांटते हैं। एग्जाम के लिए ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स, जिनके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट कम होता है, इसलिए इन्हें ज्यादा मात्रा में लार्ज क्वांटिटीज में अप्लाई करना पड़ता है, जैसे कि FYM या कॉम्पोस्ट। दूसरा है कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स। इनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इन्हें कम मात्रा में स्मॉलर क्वांटिटीज में डाला जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑयल केक्स और बोन मी। तो चलिए पहले वर्ग से शुरू करते हैं, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स। ये मिट्टी के सेहत के लिए हैवी लिफ्टर्स हैं। मतलब इनका काम सिर्फ पौधे को तुरंत खुराक देना नहीं है, बल्कि लंबे समय के लिए मिट्टी की बुनियाद को मजबूत करना है। बिल्कुल, बल्कि मैन्योर्स के फायदे सिर्फ पौधे को पोषण देने से कहीं आगे हैं, ये नोट करें। पहला, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के अलावा कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। दूसरा, ये मिट्टी की संरचना यानी सॉइल स्ट्रक्चर और उसकी जल धारण क्षमता यानी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को सुधारते हैं। तीसरा, ये मिट्टी में पहले से मौजूद न्यूट्रिएंट्स को भी पौधों के लिए उपलब्ध बनाते हैं। चौथा, डीकंपोजिशन के दौरान जो CO2 निकलती है वो भी एक फर्टिलाइजर का काम करती है। और पांचवा, ये कुछ हद तक पौधों के पैरासाइट्स और फंगाई को भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो ये मिट्टी के असली डॉक्टर हैं। दे आर ट्रू सॉइल कंडीशनर्स। इसका सबसे आम एग्जाम्पल है फार्मयार्ड मैन्योर, जिसे हम शॉर्ट में FYM कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, ये फार्म एनिमल्स के डंग और यूरिन का एक डीकम्पोज्ड मिक्सचर है जिसमें उनके नीचे बिछाया गया लिटर और बचा हुआ चारा यानी लेफ्ट ओवर फॉडर भी शामिल होता है। आमतौर पर गांव में जिसे हम गोबर की खाद कहते हैं, ये वही है, लेकिन आपको साइंटिफिकली तैयार की हुई। अब देखिए इसे बल्कि क्यों कहते हैं। एक अच्छे से सड़ी हुई FYM यानी वेल डिकम्पोज्ड FYM में नाइट्रोजन N लगभग 0.5%, फास्फोरस P2O5 लगभग 0.2% और पोटेशियम K2O लगभग 0.5% होता है। ये वैल्यूज एग्जाम में पूछी जाती हैं, जरूर याद रखें। हाँ, इसका मतलब समझिए, बाकी का 98.8% हिस्सा ऑर्गेनिक मैटर है। न्यूट्रिएंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, इसी वजह से किसान को इससे कई टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालना पड़ता है। 1-2 किलो से काम नहीं चलता। ठीक है, तो ये तो हो गई कुल न्यूट्रिएंट की मात्रा।
लेकिन एक किसान के लिए इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इसमें से कितना हिस्सा उसकी अगली फसल यानी फर्स्ट क्रॉप तुरंत इस्तेमाल कर पाएगी। और ये डेटा स्लो रिलीज कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाता है। FIM डालने के बाद जो पहली फसल लगाई जाती है उसे नाइट्रोजन का सिर्फ 30% ही मिल पाता है, फॉस्फोरस का लगभग 65% और पोटेशियम का 70% मिल जाता है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका साफ मतलब है कि बाकी का 70% नाइट्रोजन मिट्टी में ही बंधा रहता है, जो अगली फसलों को धीरे धीरे मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि FIM खेत में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मिट्टी की फर्टिलिटी में एक लंबी अवधि का निवेश। चलिए अब बल्की मैन्योर के एक बहुत ही रोचक प्रकार को देखते हैं, जिसमें आप खेत में ही अपना फर्टिलाइजर उगाते हैं। इसे कहते हैं ग्रीन मैन्योरिंग या हरी खाद। ग्रीन मैन्योरिंग करने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला है ग्रीन मैन्योरिंग इन सिचू। इन सिचू का मतलब होता है उसी जगह पर। इसमें सनहैम्प या धैंचा जैसी फसलों को खेत में उगाया जाता है और फिर काटने के बजाय उसी खेत की मिट्टी में हल चलाकर मिला दिया जाता है। दूसरा मेथड है ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। इसमें नीम या करंज जैसे पेड़ों की हरी पत्तियां और टहनियां कहीं और से लाकर खेत की मिट्टी में मिलाई जाती हैं। तो एक अच्छी ग्रीन मैन्योर फसल में क्या गुण होने चाहिए, ये क्वालिटीज एग्जाम में आती हैं। पहला, वो तेजी से बढ़ने वाली और ज्यादा पत्तियों वाली होनी चाहिए। दूसरा, वो सक्यूलेंट होनी चाहिए, यानी रसदार और मुलायम, ताकि मिट्टी में जल्दी सड़गल सके। तीसरा, बेहतर होगा अगर वो एक लेग्यूम यानी दलहनी फसल हो, क्योंकि वो हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में फिक्स करती हैं। चौथा, उसकी जड़ें गहरी होनी चाहिए ताकि वो मिट्टी की नीचे की सतह से न्यूट्रिएंट्स ऊपर ला सकें। और पांचवा, वो कमजोर मिट्टी में भी उगने की क्षमता रखती हो। अब सबसे जरूरी बात टाइमिंग की। हरी खाद की फसल को मिट्टी में कब मिलाना चाहिए? सही समय है फूल आने की अवस्था यानी फ्लावरिंग स्टेज, या उससे ठीक पहले। क्यों? क्योंकि इस समय पौधे में सबसे ज्यादा हरा पदार्थ यानी ग्रीन मैटर होता है और वो सबसे ज्यादा सक्यूलेंट यानी मुलायम होता है। अगर इसके बाद मिलाएंगे तो पौधा सख्त हो जाएगा, उसमें लिग्निन बढ़ जाएगा और उसे सड़ने गलने में बहुत समय लगेगा। सुनने में तो ये टेक्निक बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं यानी लिमिटेशंस भी हैं। पहली, जिन इलाकों में सिर्फ बारिश पर खेती निर्भर है यानी रेन फेड एरियाज, वहां ग्रीन मैन्योर की फसल मिट्टी की नमी को खत्म कर सकती है। दूसरी, खेत लगभग 75 से 80 दिन के लिए इस फसल में लगा रहता है, मतलब आप उस समय कोई पैसा देने वाली यानी कैश क्रॉप नहीं ले सकते। और तीसरी, कभी-कभी इस फसल पर कीड़े मकोड़े और बीमारियां भी आ सकती हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे मिट्टी को सुधारने वाले बल्की मैन्योर्स। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स। इनका मुख्य काम है पौधे को पोषक तत्वों की एक शक्तिशाली डोज देना। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर्स का एक बहुत बड़ा सोर्स है ऑयल केक्स यानी तेल की खली। डेफिनेशन सिंपल है, बीजों से तेल निकालने के बाद जो ठोस अवशेष यानी सॉलिड रेसिड्यू बच जाता है उसे ऑयल केक कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एडिबल यानी खाने योग्य जिन्हें पशुओं को खिलाया जा सकता है, और नॉन एडिबल जो सिर्फ खाद के रूप में इस्तेमाल होते हैं। जैसे मूंगफली या सरसों की खली पशु खाते हैं तो वो एडिबल हो गई, लेकिन नीम या अरंडी की खली उसे सिर्फ खेत में डालते हैं तो वो नॉन एडिबल हो गई। अब आप इनके न्यूट्रिएंट कंटेंट में अंतर देखिए FIM के मुकाबले। ये टेबल इंपॉर्टेंट है। ग्राउंडनट केक में नाइट्रोजन 7.3%, नीम केक में 5.2% और सैफ्लावर केक में, जो कि डीकॉर्टिकेटेड है, नाइट्रोजन 7.9% तक है। डीकॉर्टिकेटेड का मतलब है जिसका ऊपरी सख्त छिलका निकाल दिया गया हो। सोचिए, सैफ्लावर केक में FIM से लगभग 16 गुना ज्यादा नाइट्रोजन है। 16 गुना। इसलिए इन्हें कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं। इन्हें टन में नहीं बल्कि कुछ क्विंटल या किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डाला जाता है। इनका काम मिट्टी सुधारना कम और पौधे को सीधा पोषण देना ज्यादा है। पौधों के अलावा इन न्यूट्रिएंट डेंस मैन्योर्स का दूसरा बड़ा सोर्स है पशुओं से जुड़े उद्योगों के बाय प्रोडक्ट्स, जैसे स्लॉटर हाउसेस से मिलने वाले पदार्थ। और यहाँ न्यूट्रिएंट वैल्यूज और भी ज्यादा है। ये डेटा आपको याद होना चाहिए। ब्लड मील यानी सूखा हुआ खून, इसमें नाइट्रोजन 10 से 12% होता है। हॉर्न एंड हूफ मील यानी सींग और खुर का चूरा, इसमें नाइट्रोजन 13% तक हो सकता है। और स्टीम्ड बोन मील यानी भाप से उपचारित हड्डियों का चूरा, ये फॉस्फोरस का जबरदस्त सोर्स है। इसमें P2O5 25 से 30% तक होता है। इसका मतलब हर एक मैन्योर का एक खास शक्तिशाली रोल है। जहां नाइट्रोजन की कमी हो वहां हॉर्न एंड हूफ मील बहुत काम आएगा, और जहां फॉस्फोरस की जरूरत हो वहां बोन मील से अच्छा ऑर्गेनिक विकल्प नहीं है। तो हमने मिट्टी को बनाने वाले बल्की मैन्योर्स भी देखे
और पौधों को पोषण देने वाले कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर्स भी। अब इस सब का सार क्या है? हमें क्या मुख्य बात याद रखनी है? चलिए की टेकअवेज को समराइज करते हैं। पहला पॉइंट, मैन्योर्स सिर्फ पौधे को खुराक नहीं देते बल्कि वो मिट्टी की लंबे समय की सेहत को सुधारते हैं। दूसरा, बल्की मैन्योर्स जैसे FYM मूल रूप से सॉइल कंडीशनर्स हैं जिन्हें बड़ी मात्रा में डाला जाता है। तीसरा, कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर्स जैसे ऑयल केक्स और बोन मील ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं जिन्हें उनके हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट के लिए कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, दोनों ही प्रकार के मैन्योर्स से न्यूट्रिएंट्स का रिलीज धीमा और निरंतर होता है। बिल्कुल, और यही हमें अपने आखिरी सवाल पर लाता है। हम एक ऐसे युग में हैं जहां ज्यादा पैदावार, हाई यील्ड की मांग है और वो भी जल्दी। तो ऐसे में सही संतुलन कैसे बनाएं? कैसे हम मैन्योर से मिलने वाले धीमे लेकिन स्थायी फायदों को मॉडर्न फर्टिलाइजर्स की तुरंत काम करने की शक्ति के साथ जोड़ें, ताकि हम एक ऐसी खेती की प्रणाली बना सकें जो प्रोडक्टिव भी हो और आने वाले कल के लिए सस्टेनेबल भी। यही आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इस टॉपिक को बुक से रिवाइज जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें।